हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और पिछले कल मैंने काउंसलिंग की वीडियो निकाली थी अपनी। तो बहुत बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट्स हो रहे थे एंड मेरिट लिस्ट तो आप लोगों की आ चुकी है। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरिट लिस्ट तो पिछले कल ही आ गई थी, जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके बाद मैंने चेक किया तो मेरिट लिस्ट आ चुकी थी। सो ये अगर आपने मेरिट लिस्ट अब चेक नहीं किया तो जाके चेक कर लो। एंड रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग को लेकर बच्चों के बहुत डाउट्स हैं। कल भी मैंने वीडियो डाला था लेकिन नहीं कंप्लीट हुए डाउट्स। तो मैं सोचा कि मैं डिटेल्ड वीडियो बना लेती हूँ मेरिट लिस्ट को लेके भी और काउंसलिंग को लेके भी, कि क्या काउंसलिंग का पर्पस है और कैसे कैसे आप लोगों ने काउंसलिंग में आना है और क्या मेरिट का पर्पस है, हमारे पास मेरिट लिस्ट किन बच्चों के लिए है। सो ये सब हम इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहली बात मेरिट लिस्ट की कर लेते हैं कि हाँ, मेरिट लिस्ट क्या है। तो मेरिट लिस्ट, इतने सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने उस टेस्ट को क्वालिफाई किया है उन बच्चों का नाम जिस लिस्ट में आता है वो होती है हमारे पास मेरिट लिस्ट। तो जिन जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या जिन जिन बच्चों का रोल नंबर्स मेरिट लिस्ट में आए हैं, इट मीन्स कि उन बच्चों ने टेस्ट को क्वालिफाई किया है। अब सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो हमारा प्रोसेस होगा काउंसलिंग में। तो मेरिट लिस्ट का पर्पस सिर्फ इतना है कि हाँ, आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है, इसलिए आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। और जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, इट मीन्स कि उन बच्चों ने टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए उनका जो नाम है और रोल नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं मेंशन है। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है तो क्या मतलब, तो क्या मैं काउंसलिंग अटेंड करूं कि नहीं करूं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, इट मीन्स कि यू हैव क्वालिफाइड योर टेस्ट एंड यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आना ना आना आपकी मर्जी है, बट हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग हमारी 26 को है। मैंने पहले भी बताया था कि काउंसलिंग आपकी 26 को होगी। फिलहाल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग 26 को ही काउंसलिंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो काउंसलिंग आपकी 26 को ही होनी है। तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मेरिट लिस्ट में लगेंगे, तो हम उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि भी कल भी मैंने बताया था, पर शायद वो आपको इतनी चीज़ समझ में नहीं आया। तो मैं सोचा कि मैं डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ हर एक फॉर्म को लेके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे काउंसलिंग में लाने होते हैं। और जिन जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो अपने जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगी उनको प्रिपेयर रखना। मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग में, ठीक है, और उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी अपने पास आप रख लेना। जो जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो 10th का सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी भी रखना, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना, ठीक है। सेकंड +2 सेम, उसकी फोटोकॉपी को भी सेल्फ अटेस्ट करना है। हिमाचली बोनाफाइड, एचपी बोनाफाइड जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है, ओरिजिनल तो लाना ही है। और फोर्थ रहा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए और उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए। और फिफ्थ हमारे पास जो बच्चे कैटेगरीज वाले हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विस है, उन सब के ओरिजिनल सब कैटेगरी वाले फॉर्म्स विद देयर फोटोस्टेट कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड। तो ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास उस दिन होने ही होने चाहिए। अब ये तो मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके उस दिन होने चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ जो प्रोस्पेक्टस पे अपेंडिक्स मेंशन्ड है। प्रोस्पेक्टस में भी आपके पास अपेंडिक्स दिया होता है। वैसे तो आपके सिर्फ वही फॉर्म्स लगते हैं जो मैंने आपको अभी मेंशन किए, लेकिन हाँ, अगर इन केस आपको पूछ लिया गया कि जो आईजीएमसी वालों का फॉर्म है, जो आईजीएमसी के प्रोस्पेक्टस पे दिया था, वो वाला फॉर्म कहाँ है, तो उनके साथ आपको वो फॉर्म प्रिपेयर करके रखने होंगे, क्योंकि वो फॉर्म लग सकते हैं। मैंने भी करके रखे हुए थे, मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं। वो फॉर्म मेरे काउंसलिंग में नहीं लगे, लेकिन कोई पता नहीं होता है। आप अगर किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आपको आईजीएमसी की सीट या टांडा की सीट नहीं मिल रही है, तो आप देखोगे आपको उस टाइम पे कितना हर्ट होगा। तो अपनी तरफ से आपने फुल ऑन होके जाना है, ठीक है। जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मैं सब इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो रही बात अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स में फर्स्ट तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म उसमें दिया हुआ है वो तो अंडरटेकिंग ही है। जो फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट 2 फॉर्म्स हैं वो सिर्फ प्रिंट आउट्स निकलवा के रखना। वैसे वो नहीं लगते हैं, बट हाँ, प्रिंट आउट्स निकलवा के रखना। मेरे आज भी पड़े हुए हैं, मैं अभी वीडियो में दिखा दूंगी कि हाँ, मैंने कैसे कैसे अपने फॉर्म्स फिल किए हुए थे, कैसे कैसे अपने फॉर्म्स को वेरीफाई कराया था ऑफिसर्स के थ्रू। तो हाँ, वो भी मैं आपको लास्ट में या तो मैं पीडीएफ दे दूंगी या तो फिर वीडियो में ही फोटोज डाल दूंगी, तो आप उसको भी चेक कर लेना कि हाँ, कैसे आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं जनरल में थी, तो मेरे लिए जो फॉर्म उसमें जो दिया हुआ था वो था सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने अपेंडिक्स से करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवाया था और मैं अपने कॉलेज में गई थी, क्योंकि मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मैंने कॉलेज में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से वो करेक्टर सर्टिफिकेट
साइन करवाया था, उन्होंने वो मुझे सर्टिफिकेट खुद फिल करके दिया था। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट मैं IGMC वालों की जो साइट पे था, वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी मैं फिल करके लेके आई थी कि अगर मुझसे एक कॉलेज वालों ने तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिया ही दिया था, लेकिन हाँ जो IGMC की साइट पे था वो भी मैंने फिल करवा के रखा हुआ था अपने पास कि अगर इनकेस मुझसे पूछ लिया तो मेरे पास सारे फॉर्म्स अवेलेबल होने चाहिए। ये अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ये है वो जो मैंने अपने टाइम पे करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई करवाया था अपने कॉलेज से। तो ये मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर दूंगी, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। और इसकी भी मैंने अपने पास ही फ़ोटो स्टेट कॉपी रखी हुई थी, ओरिजिनल तो मेरे पास था ही। और इसके बाद जो इसमें जो स्टार्टिंग के 2-3 फॉर्म्स हैं, अंडरटेकिंग है, एफिडेविट है बाय द स्टूडेंट, वो भी मैंने 2-3 फॉर्म्स ओरिजिनल रखे थे। मैंने फिल नहीं किए थे वो, बस मैंने वो ब्लैंक रखे थे। ओरिजिनल भी रखे थे अपने पास और फोटो कॉपीज भी मैंने उनके पास अपनी भी रखी हुई थी, ठीक है। तो आप भी अपने पास फोटो कॉपीज रख लेना, अपेंडिक्स प्रिंट करा लेना। और ये था जो जनरल वाले बच्चे हैं, जैसे मैं जनरल में थी तो मेरे पास सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट था जो मुझे वेरीफाई कराना था। इसमें HP बोनाफाइड का लास्ट टाइम नहीं था एंड आई थिंक इस बार भी HP बोनाफाइड का नहीं है इसमें। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब है, EWS है, ठीक है, तो इनके लिए भी परफॉर्मा अलग से दिया हुआ है, ठीक है। वो बच्चे क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। अगर आप में से कोई वेटनरी की काउंसलिंग में गया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ वेटनरी काउंसलिंग में भी वो सारे फॉर्म्स हमारे लगते हैं। उसमें भी हमें जो उसमें एनेक्श्योर कर, इसमें अपेंडिक्स करके दिया, उसमें एनेक्श्योर करके दिया होता है, उसमें उनके प्रिंट आउट्स निकलवाने पड़ते हैं और वो हमें वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो वैसे ही हमने, जैसे मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया, मैं कॉलेज में गई, कॉलेज वालों ने अब इसको वेरिफिकेशन करी अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ मैच करके, और ये मेरे पास उन्होंने ये मेरे को फॉर्म दे दिया IGMC का। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है, आप कहाँ जाओगे, मजिस्ट्रेट ऑफिस से जाओगे। जो मजिस्ट्रेट ऑफिसर वहाँ पे बैठा होगा वो आपका ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनली बना हुआ है वो सर्टिफिकेट देखेगा और आपने उनको कहना है कि हमारी काउंसलिंग है और मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग आपका ओरिजिनल से वेरीफाई करके वो सर्टिफिकेट खुद फिलअप करके दे देंगे और आपने वो फॉर्म्स लेके आने हैं। वो फॉर्म्स भी साथ में रख लेना, और जो ओरिजिनल है वो तो लाने हैं और ये जो साइट पे दिया है वो भी लेके ही आने हैं, ठीक है। जो एक्स सर्विस वार्ड्स हैं उनका भी अलग से है, जो EWS वाले बच्चे हैं उनका भी अलग से अलग अलग दिए हुए हैं। आप खुद प्रोस्पेक्टस चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें अपेंडिक्स चेक करो कि हाँ आपकी कैटेगरी को कौन सा फॉर्म सूट कर रहा है। जो आपको फॉर्म्स लगेंगे, जो आपके पास ओरिजिनली प्रेजेंट है वो वाले फॉर्म्स वहाँ पे भी होंगे और उनको आपने मजिस्ट्रेट के पास जाना है, जो मजिस्ट्रेट ऑफिस में बनेंगे सारे वैसे मजिस्ट्रेट के ही होंगे। जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा या तो वो स्कूल का होगा या तो आपका कॉलेज का, अगर आप कॉलेज में है तो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना है। और साथ में जो आपके अगर कैटेगरी वाइज कोई भी है तो जिसने जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है वहां पे जाके आपका कैटेगरी वाला जो है वो वेरीफाई होगा, तो आपने वो सर्टिफिकेट्स अपने साथ में लेके आने हैं। मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ कि हाँ ये आपको लग सकते हैं, वैसे ये फॉर्म्स नहीं लगते हैं। देखो मैं करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाई थी, मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास ही है, मैंने इसका ओरिजिनल प्रिंट निकलवाया था और एक मेरे पास फोटोकॉपी भी इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे उस टाइम पे वो फॉर्म्स ले लिया तो एटलीस्ट आपको फोटोकॉपी होनी चाहिए ना, एज ए एश्योरेंस कि हाँ आपने फॉर्म सबमिट किया हुआ है, ओरिजिनल वाला उनके पास ही है। तो मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, मेरे से नहीं लिया गया था। ये सिर्फ एज अ एश्योरिटी है आपके लिए कि हाँ आप फुली प्रिपेयर्ड होके गए हो। अगर आपसे वो कुछ भी मांग रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास सारे फॉर्म्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड ये करा लेना। अपेंडिक्स का ही मेरे को था, बच्चों को मेन डाउट था, अब तो मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है कि हाँ आपने कौन कौन से फॉर्म कराने हैं। अगर मान लो कि कोई बच्चा जनरल EWS का है तो उसने करेक्टर सर्टिफिकेट भी निकलवाना है और जो EWS का कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है वो भी निकालना है। वैसे ही अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर OBC है तो उसने करेक्टर सर्टिफिकेट तो सबका ही कॉमन, करेक्टर सर्टिफिकेट तो सबका ही लगना है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट तो सबने ही निकलवाना है। बाकी जो आपका सब कैटेगरी का जो दूसरा फॉर्म है वो भी निकलवा के वेरीफाई करवा के उसको भी अपने पास रख लेना, फोटो कॉपीज भी अपने पास रख लेना। एंड जो आपके मैंने पहले बताए 10th +2 बोनाफाइड करेक्टर, उनको फोटो कॉपी सेल्फ अटैच करके अपने पास रखना, ठीक है। और इनके भी फोटो कॉपीज अपने पास रख लेना। ये था मेरिट लिस्ट का, मैंने आपको बता दिया कि जिन जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है वो काउंसलिंग में आएंगे। ये कहूंगी कि प्लीज डोंट मिस द काउंसलिंग। काउंसलिंग अटेंड करना जरूरी होता है, बेशक आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हाँ आपको बाद में कभी ऐसा अगर आपको सुनने में आ जाए कि हाँ मेरिट तो यहाँ तक गई थी और फिर आपको उस टाइम पे ऐसा लगे कि काश मैं भी उस टाइम चली गई होती या मैं भी उस टाइम चला गया होता तो काश मुझे भी सीट मिल जाती, तो ये चीज आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। ये कभी नहीं आना चाहिए कि काश हमने ये चीज कर ली होती। जो आपको करना है वो आपको करना ही है, ठीक है। काउंसलिंग अटेंड करो, ऐसे नहीं है काउंसलिंग मिस नहीं करनी है। अगर आप जेन्युइनली इस स्ट्रीम में आना चाहते हो तो प्लीज डू अटेंड द काउंसलिंग, डोंट मिस इट।
बाकी काउंसलिंग का मैंने बता दिया, मेरिट लिस्ट का भी मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड काउंसलिंग में कोई फीस नहीं लगती है बच्चों, काउंसलिंग में कोई फीस नहीं लगनी है, आपने बस आना है, काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आना है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आओ। एंड रही बात फीस की, तो येस, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 14,000 आपकी फीस रहती है। एंड 14,000 यू हैव टू पे ऑन स्पॉट। मतलब जैसे आपका नाम आगे से नाम डिक्टेट होते रहते हैं, बच्चों को बुलाया जाता है एंड वहाँ पे फिर आपसे पूछा जाता है कि सीट कौन सी लेनी है। और ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि आपको कोर्स कैसे मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, जिन बच्चों की अच्छी रैंक है, मतलब कि जो टॉप 10 या टॉप 20 में आ रहे हैं, उनके पास खुद स्ट्रीम लेने का ऑप्शन होता है। जैसे हमारे टाइम पे, जैसे जब मेरी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम पे, तो जैसे मुझे आगे बुलाया गया था, जैसे हमारे और बच्चों को भी बुलाया गया था आगे, जिनकी रैंक अच्छी थी, जैसे हमको आगे बुलाया गया, तो उन्होंने हमसे खुद पूछा था कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। तो उस टाइम पे मुझे लैब चाहिए था, बिकॉज मुझे लैब में इंटरेस्ट था, तो मुझे लैब चाहिए था। और उस टाइम पे बहुत सारी सीट्स वेकेंट थी, तो जब मैंने कहा कि मुझे लैब चाहिए, तो उन्होंने मुझे लैब दे दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको आईजीएमसी में चाहिए कि आपको टांडा में चाहिए, तो मैंने कहा था मुझे आईजीएमसी में चाहिए। उन्होंने मुझे आईजीएमसी दिया था, तो उस टाइम मुझे आईजीएमसी मिला था। ठीक है, वैसे ही और बच्चों ने भी ऐसे किया था, जिनकी रैंक अच्छी होती है वो हम खुद जाके बोलते हैं कि हमें ये कोर्स चाहिए, और हमें किस जगह पे चाहिए वो हमें मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो सीट्स वेकेंट होगी, तो अगर जैसे आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो उस टाइम पे मैक्सिमम सीट्स वेकेंट ही रहती हैं। अगर आपका 10 टॉप 20 में रैंक है या टॉप 10 में टॉप 15 में रैंक है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम सीट्स वेकेंट ही होती हैं। तो उस टाइम पे वो आपसे जब पूछेंगे तो आप खुद बता सकते हो कि हाँ, हमें ये सीट चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि आपकी बारी में आईजीएमसी की सीट्स फुल हो गई है, तो आपको बता देंगे कि हाँ, आईजीएमसी में सीट नहीं है, टांडा में आपको लैब मिल रहा है, टांडा में आपको रेडियो मिल रहा है, तो आप क्या टांडा में लेना चाहते हो। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। लेकिन हाँ, मतलब अगर सीट मिल रही है, अगर आपके मनपसंद सीट मिल रही है, तो आपको वो लेनी चाहिए। और जिन बच्चों का रैंक थोड़ा कम होता है, मतलब लास्ट में जिन बच्चों का रैंक आता है, तो उनको वही सीट्स मिलती हैं जो उस टाइम पे अवेलेबल होती है, क्योंकि स्टार्टिंग की सीट्स तो बच्चों ने अपनी मर्जी से फिल कर ली होती हैं। लेकिन जो लास्ट की सीट है, अगर मानो कि आपका रैंक काफ़ी आगे जाके है, मतलब बहुत पीछे आपका रैंक है, और आप उस टाइम पे ओटी की सारी सीट्स फिल हो गई है, टांडा में भी, आईजीएमसी में भी, रेडियो की भी हो गई हैं, तो आपके पास लैब और रीनल बचता है। अगर आपको रेडियो चाहिए तो आपको रेडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडियो की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो आपके पास लैब और रीनल ऑप्शन बचता है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर लेना। उस टाइम पे प्रेफरेंस सेट कर लो अपनी कि हाँ, अगर आपको ये सीट मिल रही है तो आप ये लोगे, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप ये लोगे, और अगर आपके पास दो ही ऑप्शन बचे तो दोनों में से कौन सी लोगे। और कभी कभी तो सिर्फ लास्ट की सीट्स बची होती है, जैसे मानो कि रीनल की बची होती हैं, तो फिर अगर आपको रीनल की सीट्स लेनी है तो जो बच्चे लास्ट में आएंगे उनको रीनल की मिलेगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी सीट्स ले सकते हो। तो ये सीट्स चूज करने का क्राइटेरिया होता है। जिन बच्चों की रैंक अच्छी होती है वो स्टार्टिंग में खुद अपनी मर्जी से अपनी सीट चूज करते हैं और अपना डेस्टिनेशन चूज करते हैं, मतलब अपना मेडिकल कॉलेज वो खुद चूज करते हैं कि हाँ, किस कॉलेज से वो अपना कोर्स करना चाहते हैं। और काउंसलिंग का मैंने बता दिया। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। सो कोर्स का हो गया। एंड फीस की बात मैं कर लेती हूँ। फीस आपको उसी टाइम पे करनी होती है। काउंसलिंग होगी ऑडिटोरियम, जब आप एक बार बैठ जाओगे तो ऑडिटोरियम में आने से पहले अपने पेरेंट्स से कैश जो है अपने पास रख लेना, और 14,000 कैश होता है, ठीक है। आपको 14,000 इन हैंड देना पड़ेगा उनको वहाँ पे। सो अपने पास पैसे निकलवा के आना, अपने पेरेंट्स से कह देना कि हाँ 14,000 आप दे रखो, अगर सिलेक्शन हो गया तो पकड़ा देना, नहीं हो तो पेरेंट्स को वापस कर देना। सो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आना, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स का पूरा बता दिया मैंने, अपेंडिक्स का भी बता दिया कि ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको उस टाइम पे कह दिया, अगर आपको इस बारे में पता नहीं होता, तो आई थिंक कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप लोगों को बताना कि हाँ, इनको भी प्रिंट आउट करवा लेना और इनको भी फिलअप करा लेना, वेरीफाई कर लेना टाइमली। अभी बहुत टाइम है, 26 से पहले ये सारा काम करवा लो अपना। काउंसलिंग में फीस लेके आ जाना अपनी, ठीक है। ऐसा ना हो कि उस टाइम आपके पास कैश ना हो, तो फीस लेके आना। और डॉक्यूमेंट्स हो गए, फीस हो गई, कैसे कोर्स चूज करना है ये भी हो गया। एंड जो ये है, ये फोटो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, ठीक है। आप इसको देख लेना कि हाँ, मैंने कैसे कैसे फिल करवाया था। बाकी प्रिंसिपल ने सब कुछ वेरीफाई करा के दिया था ये मुझे, ठीक है। पर आज भी मेरे पास ये मुझसे नहीं लिया गया था। एज ए श्योरिटी आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ, आप कंप्लीटली पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ आए हो। अगर किसी के पास, मानो किसी को पूछ लिया ये फॉर्म है आपके पास कि नहीं है, अगर किसी के पास नहीं हुआ और अगर वो बच्चे की सीट चली गई, तो फिर अगर आपके पास हुआ तो हो सकता है कि आपको ये मिल जाए। जिसने ये वीडियो देखी होगी उसको तो पता ही होगा कि क्या क्या लेके जाना है। सो यस, आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो रेडियोलॉजी को लेके होने वाली है, उसके फ्यूचर स्कोप्स वगैरह को लेके होने वाली है, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये ना लगे कि आपको क्या चूज करना है। सो ये वीडियोज भी मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगी। 3 डिपार्टमेंट्स की भी बची है, रेडियो की बची है, लैब की बची है और रीनल का बचा है।
एक्चुअली अभी हमारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, जो प्री फाइनल्स हमारे होते हैं, यहाँ पे स्टैंडअप्स जो होते हैं हमारे प्री फाइनल्स अभी इस टाइम पे लगे हुए हैं। सो थोड़ा टाइम भी नहीं लग रहा है शूट कर पाना, क्योंकि और डिपार्टमेंट्स के बच्चे भी बिजी हैं। सो अगर कोई सीनियर नहीं मिल पाया तो मैं खुद से उनसे कांटेक्ट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं रेडियो पे वीडियो ज़रूर डालूंगी। आ जाएगी वो कल या परसों तक मैं वीडियो डाल दूंगी। सो यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पूरी तैयारी के साथ आना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आना, कुछ भूलना मत। कोई भी क्वेरी है कभी भी पूछ लेना। और यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।